Welcome to MediJai classes. This is 9th lecture of coordination compound class 12th chemistry. Okay. Now previous lecture में हमने crystal field splitting देखा था, उसमें भी octahedral and tetrahedral complex का splitting देखा था. Now हम अभी स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर का limitations of CFT crystal field थियरी का लिमिटेशंस क्या है. तो इस थियरी का लिमिटेशंस को स्टडी करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्रिस्टल फील्ड थियरी बेस्ड किस थियरी पे था. तो हमने देखा था कि क्रिस्टल फील्ड थियरी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, मतलब जिसमें कि लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है. Okay, ligands are treated as like a point charge, and the bond between the central atom and ligands are assumed to be purely ionic. Crystal field में जो central metal और ligands के बीच bond होता है उसको purely ionic assume किया जाता है. ठीक है, तो यहीं से इसका limitations start होता है. तो हम start करेंगे, that is limitations of crystal field theory. इसका पहला जो limitations है कि इसका assumption in CFT theory, in CFT theory ligands are treated as point charge. ओके, और जो जनरली लिगेंड्स होते हैं वो आपका एनायनिक होता है, कैटाइन भी होता है लेकिन एनायनिक भी होता है. सो इट फॉलोज दैट, यानी ये जो हमने एज्यूम किया ये क्या बताता है, इट फॉलोज दैट द एनायनिक ligands should have high crystal field splitting effect, because anionic जो चार्ज होता है वो ज्यादा अमाउंट में स्प्लिटिंग करता है, ज्यादा अनस्टेबल, रिपल्सन ज्यादा होता है, तो उसका स्प्लिटिंग भी ज्यादा होना चाहिए. बट इसका मतलब हुआ जो एनायनिक लिगेंड्स हैं वो ज्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट शो करना चाहिए. लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखोगे कि जो एनायनिक लिगेंड्स हैं, मोस्टली एनायनिक लिगेंड्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे लोअर एंड पे होता है, यानी वीक लिगेंड्स में काउंट होते हैं. और वीक लिगेंड्स जो होते हैं उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं करता है, और वीक लिगेंड्स का स्प्लिटिंग भी कम होता है. तो इसके थ्योरी से उल्टा हो गया, वीक लिगेंड्स में स्प्लिटिंग कम है, जबकि अगर मैं लिगेंड्स को अगर चार्ज की तरह ट्रीट करूं तो स्प्लिटिंग इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट. बट इन स्पेक्ट्रोकेमिकल series anionic ligands are at lower end, यानी एनायनिक लिगैंड का स्प्लिटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए. किसके अकॉर्डिंग? क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग. लेकिन एनायनिक लिगेंड्स जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लोअर में रखा जाता है. तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के कंट्राडिक्ट करता है. एक कहता है कि एनायनिक लिगेंड्स जो है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा तो फिर वीक लिगेंड्स में इसको क्यों लिखा गया. ठीक है, ये लिमिटेशन था. दूसरा लिमिटेशन ये था कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है उसमें जो मेटल एंड लिगेंड्स के बीच कोवेलेंट नेचर होता है, ये इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता है. ये बोलता है प्योर आयनिक है. सो इट डज नॉट टेक इन अकाउंट
the covalent bonding between the central metal and ligands. So it does not explain the covalent bond between ligands and central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड होता ही नहीं है। जबकि अभी तक जितना थ्योरी पढ़ा आपने उसमें वही पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक टाइप से कोवलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल टाइप है। बस कोवलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम द्वारा शेयर किया जाता है। सो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सो दिस टू आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड्स, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये कैसे या कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? सो नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी of coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये जो है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो आपका मेटल एटम है उस पे कितना चार्ज है। ठीक है, सो फर्स्ट वन, the nature of central metal atom या nature of metal ions। कहते हैं कि मेटल आयंस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो ग्रेटर इज द व्हाट चार्ज, greater is the charge on the central metal ion, central metal atom, greater will be the stability। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ लिगेंड्स पे भी डिपेंड करता है। हमने पीछे ही देखा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड्स होते हैं वो जितना ज्यादा बेसिक नेचर में होगा, बेसिक का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी रखता हो, उतना ज्यादा स्टेबल हो सकता है। सो ग्रेटर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो ग्रेटर इज द बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया गया है और उसने बोला कि बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले देखिए लिगेंड्स जिसका ज्यादा बेसिक होगा, यानी बेस जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना अच्छा वो उतना ज्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। सो ग्रेटर इज द बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स, ग्रेटर will be the stability। लिगेंड्स का बेसिक नेचर जितना ज्यादा होगा लिगेंड्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, एंड थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स। हमने चिलेटिंग लिगेंड्स देखा है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स चिलेटिंग लिगेंड्स नहीं हो सकता। चिलेटिंग का मतलब होता है रिंग लाइक फॉर्मेशन,
तो डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स ही चिलेटिंग रिएजेंट्स होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है एक कंपाउंड में, मोनोडेंटेड यानी बिना चिलेट वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, और दूसरा में जो लिगेंड्स है वो चिलेटिंग लिगेंड्स है, तो चिलेटिंग लिगेंड्स वाले ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यानी सेंट्रल मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स। थर्ड लिमिटेशंस, ओके। सो थर्ड वन जिस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, दैट इज चिलेटिंग presence of chelating ligands। जितना ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट होगा, सो दी stability of coordination complex increases in presence of chelating ligands, because chelating ligands सेंट्रल एटम के साथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई चिलेटिंग लिगेंड्स के प्रेजेंस में स्टेबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी विल इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग रिएजेंट। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बाद आते हैं हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स में ही आते हैं, वो भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स जो है उसमें ही काउंट किया जाता है। ओके, सो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक और मेटल का कंपाउंड। तो ये क्या है? पहले दोज कंपाउंड इन विच मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन एटम, कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो, दैट इज नोन एज एटम इज कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जिसको हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होगा। ओके, नाउ देखते हैं कितने सारे मेटेलिक कंपाउंड्स हैं। एल्युमिनियम के साथ में ट्राई इथाइल, ट्राई मिथाइल, दिस इज व्हाट? ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम, ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम। ये भी, इसमें भी क्या है कि एल्युमिनियम जो है वो डायरेक्टली
कार्बन एटम के साथ में अटैच है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX, ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये पहले भी आ चुका है। और फर्दर हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस में भी ये फिर से आएगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड है वो फिर से आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये यूज किया जाता है अल्केन को बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज यूज टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बहुत लार्ज अमाउंट में। तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बिकॉज जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए C2H5MgBr, ठीक है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है, दूसरा आता है आपका CH2 का होल ट्वाइस, ओके, जिंक, या C2H5 का होल ट्वाइस, रखिएगा एक ट्वाइस है, जिंक। ये सब कहलाता है आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट, इसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड यानी C2H5Pb, इसको शॉर्ट फॉर्म में TEL टेल भी बोला जाता है। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। देखिए लेड डायरेक्टली कार्बन इथाइल से कार्बन से कनेक्टेड है। इसका यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग रिएजेंट इन पेट्रोल। ठीक है, क्लास 11th में भी आया होगा। ठीक है, एंटी नॉकिंग रिएजेंट का मतलब हुआ जो पेट्रोल डीजल का एफिशिएंसी को बढ़ा दे, इग्निशन टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे, यानी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए मशीन का नॉकिंग जो है स्मूथनेस बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोल और डीजल के साथ में ये मिक्स किया जाता है ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाए, कम फ्यूल जल करके मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करे और मशीन से जो जैसे कि अगर रफ अच्छा सा पेट्रोल नहीं है तो इन दैट कंडीशंस मशीनें वगैरह जो होता है वो आवाजें करने लगती हैं। तो पेट्रोल का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जो TEL है यूज एज एंटी नॉकिंग रिएजेंट इन पेट्रोल, यूज्ड एज एंटी नॉकिंग रिएजेंट इन पेट्रोल। ठीक है, एंटी नॉकिंग रिएजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। TEL टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल के साथ में मिक्स किया जाता है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये आपका टेल है। उसके अलावा बहुत सारे फिनाइल लिथियम, जैसे देखिए ये आपका इसको बोलते हैं फिनाइल लिथियम। ये भी एक आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स हैं और बहुत जगह मोस्टली ये यूज किया जाता है। ये आपका एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। बहुत सारे, अभी हम बहुत सारे कैटलिस्ट पढ़ेंगे जिसमें कि जिसका यूज एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, ये कुछ ऑर्गेन बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड आते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड आता है, सिग्मा पाई
एक साथ आता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें ये कुछ फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था ऑर्गेनिक। इसलिए अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ही है। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, सुना होगा ये बहुत। जिगलर नाटा कैटलिस्ट फेमस रिएजेंट है, बहुत जगह पे यूज हो, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का एप्लीकेशन। पहला जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में ही है। इसमें यूज किया जाता है टेट्रा इथाइल C2H5 होल थ्राइस एल्युमिनियम, ये हो गया ना मेटल, कार्बन के साथ में डायरेक्टली मेटल। उसके अलावा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, सॉरी टाइटेनियम क्लोराइड TCl3, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है, व्हाट यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन, यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, जिससे कि आप पॉलीथीन बनाते हैं, पॉलीथीन बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी जनरली इथीन का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, यानी ये वाला पर्सन C2H5 का होल थ्राइस Al टाइटेनियम क्लोराइड। जिगलर नाटा कैटलिस्ट आर यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, उसी में आता है आपका इथीन, तो जनरल नाम देना है तो आप दे सकते हैं। अब इधर लिख दीजिए अल्कीन, और ये है आपका इथीन। जब इथीन n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन पॉलीमराइज होता है तो इसको बोलते हैं हम पॉलीथीन। n मॉलिक्यूल्स अटैच हो गया तो ये हो गया आपका पॉलीथीन। ठीक है, सो जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन के पॉलीमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा विल्किंसन कैटलिस्ट भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ही आता है। विल्किंसन कैटलिस्ट is also a what organometallic catalyst होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका C6H5P, यानी ये जब फिनाइल है, ठीक है, होल थ्राइस, ओके, RHCl, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। देखिए इसका नाम क्या है, ट्रिस टेट्रा इथाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। ठीक है, ट्रिस टेट्राइथाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड एक कैटलिस्ट है जिसको विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं, और इसका यूज किया जाता है आपका हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन के एडिशन के लिए। ठीक है, इट इज द कैटलिस्ट
विच इज यूज, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, रोडियम और मेटल है, और ये ऑर्गेनिक पार्ट है कार्बन से डायरेक्टली, सो फिनाइल बोलते हैं C6H5 को, विच इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो देखिए इथीन से कैसे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 है, तो इसमें आप विल्किंसन कैटलिस्ट ऐड कर दीजिए, तो डायरेक्टली CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। उसके अलावा इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड भी एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, जिसका यूज एग्रीकल्चर में यूज होता है। देखिए तीसरा जो है वो नीचे नहीं होगा, तो एक हो गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट विच इज ऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसका यूज की अल्कीन को पॉलीमराइज करने के लिए, यानी छोटे छोटे अल्कीन्स को मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए इथीन को मिक्स, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन किया, पॉलीथीन बना। ठीक है, पॉली इथिलीन बनता है, जिसको हम साथ, इसको ये एक्चुअली इथीन है, इसको बोलते हैं पॉली इथिलीन, छोटे लैंग्वेज में हम उसको पॉलीथीन में बोलते हैं, जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया। उसके अलावा इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, जो तीसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो आपका है तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि लिमिटेड ही है, कुछ जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसी को हम लेते हैं। तीसरा आपका इथाइल मर्क्यूरी यानी C2H5HgCl, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, इसका यूज कहां पे होता है? ठीक है, यूज एज फंगिसाइड, यूज एज फंगिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फंगिसाइड की तरह यूज होता है, और ये टॉक्सिक नेचर का होता है। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम डेली लाइफ में। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इतने जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन कहां कहां होता है। सो नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहां कहां यूज होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है इसका, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ये हो गया जो फंगिसाइड के फॉर्म में यूज करते हैं, ये एमसी के फॉर्मेट में भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इज यूज्ड एज अ फंगिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। तो याद होना चाहिए आपको, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड इज यूज्ड एज अ फंगिसाइड्स। ठीक है, मर्क्यूरी वैसे भी थोड़ा सा पॉइजनस होता है, नॉर्मल मर्क्यूरी भी थोड़ा अमाउंट में पॉइजनस होता है। सो अब एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी प्रैक्टिकल में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, टू सेपरेट the radicals like सिल्वर रेडिकल हुआ,
मर्क्यूरी का रेडिकल हुआ, इसे रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी किसी कंपाउंड से सिल्वर को मर्क्यूरी को सेपरेट करना है तो क्या करते हैं, इसका पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर पहले उससे बाहर निकाला और उसके बाद हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। देखिए कैसे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जो होते हैं ऐसे इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, सिंगल है, ऐसे इनसॉल्युबल होता है, यानी आप सिल्वर क्लोराइड से डायरेक्टली सिल्वर बाहर नहीं निकाल सकते। तो करते क्या है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। AgNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स का Cl है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया और बाकी पोर्शन जो बाहर निकल गया, ये जो होता है ये आपका सॉल्युबल होता है, यानी AgCl सॉल्युबल नहीं था और जो सॉल्युबल नहीं होगा उसको डिसोसिएट करना भी टफ होगा। तो पहले इसको क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फॉर्म कर दिया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्युबल होता है, इसको डिसॉल्व करके फिर मेथड के थ्रू हम सिल्वर आयन को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। यानी पहले ये हुआ, फिर सिल्वर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल को साथ कंपाउंड करोगे तो ये सिल्वर को रिप्लेस कर देता है। यानी AgCl डायरेक्टली हम इससे ऑब्टेन नहीं कर सकते थे, तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जो कि सॉल्युबल है, उसके बाद हम सिल्वर से ऑब्टेन किया। सेम काम किया जाता है आपका मर्क्यूरी के लिए, जैसे HgCl2 प्लस NH4OH है, ओके। तो मर्क्यूरी का कुछ कंपाउंड बनेगा, HgNH2Cl, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लिया, प्लस कुछ अमाउंट में जो Hg है वो आपका बाहर भी निकलता है और बाकी ये वाटर के फॉर्म में तो बाहर निकल ही जाता है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा किसी कंपाउंड में कॉपर है या नहीं है, ये सब वाली में प्रैक्टिकल्स के ही हैं कि मेटल को डिटेक्ट करने के लिए। एक हो गया आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में, पहला हो गया टू सेपरेट सिल्वर और मर्क्यूरी आयन, दूसरा होता है कॉपर आयन को डिटेक्ट करने के लिए कि किसी कंपाउंड में कॉपर आयन है या नहीं है। सो दूसरा एप्लीकेशन टू, मतलब एप्लीकेशन क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये समझो, आप ए है, ये बी है, ठीक है, टू डिटेक्ट कॉपर प्लस 2 आयन, कॉपर प्लस 2 आयन को डिटेक्ट करना है तो ये क्या करते हैं कि कॉपर को पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा दिया, तो अमोनिया का साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, CuNH3 का होल 4 SO4 का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है ये आपका डार्क ब्लू होता है। तो अगर जो मान ली कोई कंपाउंड लिक्विड दिया, उसको हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अगर डार्क ब्लू आता है, इसका मतलब कॉपर है, यानी सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए कि कॉपर है या नहीं है। उसके अलावा आयरन को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो रेडिकल सेपरेट करने के लिए क्वालिटेटिव में ही, दूसरा कॉपर को सेपरेट करने के लिए, तीसरा आयरन को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये ए, ये बी, ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है सी वाला, टू
डिटेक्ट Fe प्लस आयन। उसके लिए करते क्या है कि Fe+3 आयन को, ठीक है, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्शन कर दीजिए। इससे होता क्या है कि जो आयरन है वो SCN के साथ में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन कर लिया और ये पोटेशियम को आपको बाहर निकाल दिया। ठीक, सो देयर आर सो मेनी मेटल्स which can be detected with the help of complex formation। तो ये था आपका क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस उसके अलावे जो यूज है आपका वो मेटलर्जी में यूज होता है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में तो खास करके इसका यूज किया जाता है। तो पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस था। दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे हम इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में कहां कहां यूज होता है इसका। सिस्प्लैटिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सो सेकंड एप्लीकेशन इज इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में पहला लेते हैं हम सिस्प्लैटिन इज प्लैटिनम का कंपाउंड होता है, इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं ट्रीटमेंट कैंसर, यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग्स, यानी मेडिसिन में यूज किया जाता है। सिस्प्लैटिन यूज किया जाता है मेडिसिन में, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जनरली यूज किया जाता है। इसके अलावे लेड पॉइजनिंग, कई बच्चों में खास करके लेड पॉइजनिंग ज्यादा होता है। कहाँ कहाँ पे होते हैं, जो पाइप्स होते हैं उसमें लेड का अमाउंट होता है, जो आपके लेड पेंटिंग भी आते हैं वॉल पेंटिंग, उसमें भी लेड का अमाउंट होता है, रेत में लेड का अमाउंट होता है, बहुत सारी जगह पे लेड का अमाउंट होता है। ठीक है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो फिंगर्स अपने मुंह में लेते हैं, उसके कारण से लेड का अमाउंट उसमें क्या होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेड पॉइजनिंग से मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसके बाद में आपका अनप्लेजेंट भी प्रोसेस हो सकता है, ब्रेन डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। कुछ दिन पहले भी, मतलब साल 2 साल पहले भी आया था कि वो था ना कि मैगी में लेड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, इसलिए मैगी के बहुत सारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया था। बिकॉज लेड का अमाउंट धीरे 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 करके अगर जब बढ़ने लगता है हमारे बॉडी में, तो वो बहुत सारी बीमारी का जड़ हो जाता है। ठीक है ना, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डिजीज खास करके, ठीक है, पागलपन के दौरे भी आने लगते हैं, ठीक है, ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारी बीमारी होते हैं। तो उस लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए, यानी लेड पॉइजनिंग को ट्रीटमेंट करने के लिए ऑर्गेनिक यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका यूज किया जाता है। कैल्शियम EDTA यानी EDTA इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट का कैल्शियम सॉल्ट का यूज किया जाता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग में। ठीक है, तो देखिए जैसे CaEDTA कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA is used for treatment of क्या, lead poisoning, for treatment of lead poisoning। कैसे, क्या होता है कि कैल्शियम EDTA जो होता है वो हमारे बॉडी में अवेलेबल लेड के साथ कंबाइन करके लेड EDTA सॉल्ट बनाता है, और कैल्शियम जो कि हार्मलेस होता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम हानिकारक नहीं होता है, तो कैल्शियम हमारे बॉडी में रह जाता है, और लेड EDTA जो होता है वो सॉल्युबल होता है, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या था क्या कि CaEDTA डिसोसिएट्स, ओके,
dissociates lead inside the body। हमारे बॉडी में जो लेड का अमाउंट है उसको क्या करता है, डिसोसिएट कर लेता है एंड फॉर्म मोर स्टेबल लेड EDTA कॉम्प्लेक्स, फॉर्म मोर स्टेबल लेड EDTA, यानी जो हमारी बॉडी में लेड है वो कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है, ओके, और खुद उसके EDTA के बदले में आ जाता है, ठीक है। EDTA which is excreted through यूरिन, ये यूरिन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जो कैल्शियम है जो कि हार्मलेस होता है वो हमारे बॉडी में रह जाता है, तो लेड पॉइजनिंग रिमूव हो जाता है। वाइल हार्मलेस कैल्शियम आयन जो होता है, आयंस रिमेन्स इन आवर बॉडी। तो लेड पॉइजनिंग को ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है आपका किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कैल्शियम EDTA का सॉल्ट यूज होता है। उसके अलावा विटामिन B12, विटामिन B12 भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिसका यूज की आपका एनीमिया को ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ओके। दूसरा आपका विटामिन B12 साइनो कार्बल अमाइन, साइनो कार्बल अमाइन ऑफ, ये क्या है, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है आपका एनीमिया को रिमूव करने के लिए, एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर, यूज एज एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो विटामिन B12 जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें सेंट्रल एटम क्या होता है आपका, कोबाल्ट, जिसका यूज एनीमिया का ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसका यूज डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो, लेड पॉइजनिंग हो, इस सब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हेमोग्लोबिन है वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसमें होते हैं, ठीक है, ठीक है। मायोग्लोबिन है, उसमें आयरन का कंपाउंड्स होते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है। कार्बन पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जो हम यूज जनरली करते हैं डेली लाइफ में, ओके। फिर वाटर के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। कहने का मतलब कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर में क्या क्या होता है, क्लास 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में आया होगा कि जनरली हार्ड वाटर में आपका सोडियम के साथ मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, उसको रिमूव कर दीजिए तो हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है सोडियम सॉल्ट। ये था मेडिकल, पहला हमने पढ़ा कि इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा पढ़ा इन मेडिकल फील्ड, अब तीसरा हम पढ़ेंगे दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। थर्ड एप्लीकेशन इज टू रिमूव
हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी तीसरा एप्लीकेशन है इन वाटर treatment. Hard water is treated with the sodium salt of EDTA. Hard water is used. Hard water जिसमें कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट होता है, ट्रीटेड विद सोडियम EDTA, जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA है। इसको कंबाइन करने से होता क्या है कि EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। EDTA the calcium and magnesium ion responsible for hardness of water combines with EDTA and form स्टेबल कंपाउंड। यानी क्या होता है कि हार्ड वाटर में मोस्टली जो होता है वो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण से होता है। तो जब सोडियम EDTA कंपाउंड के साथ ट्रीट किया जाता है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो आपका EDTA के साथ में स्टेबल कंपाउंड देकर के सेटल डाउन हो जाता है, और जो तो जितना हार्डनेस ऑफ वाटर था वो रिमूव हो गया, और नॉर्मल पानी को फिल्टर कर लीजिए, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने का एक और भी तरीका है। ठीक है, कैल्जन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय formation of complex with कैल्जन। कैल्जन का बेसिक नाम सोडियम पॉली, इसका नाम होता है कैल्जन जो होता है वो आपका सोडियम पॉली टेट्रा फॉस्फेट, पॉली मेटा फॉस्फेट। ठीक है, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, यानी वाटर को भी आप प्यूरिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट ट्रीटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटलर्जी, यानी एक्सट्रैक्शन। जो नोबल मेटल होता है जैसे सिल्वर, गोल्ड, ऐसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेथड का यूज किया जाता है। ये थर्ड एप्लीकेशन था। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन इज इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या होता है, जो नोबल मेटल्स होते हैं उसको यूज किया जाता है, यानी द एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल। पता है नोबल मेटल क्या होता है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम, इसको नोबल मेटल बोलते हैं बिकॉज ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, ये दूसरों के साथ बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको नोबल मेटल बोला जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम is done by formation of complex
ऑफ साइनाइड, साइनाइड लिगेंड्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे गोल्ड जो होते हैं वो गोल्ड साइनाइड का फॉर्मेशन करता है, गोल्ड फॉर्म AuCN, ठीक है, AuCN2 माइनस का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा सिल्वर भी सेम काम, जो सिल्वर होते हैं वो भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ मतलब सिल्वर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ओके। और फर्दर विच व्हेन फर्दर ट्रीटमेंट with zinc get silver and gold, यानी जब इसको जैसे मान लीजिए कैसे, जैसे AuCN का होल ट्वाइस माइनस है, जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक इसको रिप्लेस कर देता है, यानी ZnCN का होल ट्वाइस -1 प्लस सिल्वर बाहर निकल जाता है। लाइक द सेम गोल्ड के केस में भी यही होता है कि जब ये पहले क्या किया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, सिल्वर क्लोराइड से साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन के बाद सॉरी गोल्ड था ना, तो ये Au हो जाएगा। सिमिलरली अगर AgCN का होल ट्वाइस टू द पावर -1 प्लस जिंक करेंगे तो ZnCN का होल ट्वाइस का कंपाउंड बनता है, और आपका जो सिल्वर है वो बाहर निकल जाता है। सो मेटलर्जी में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज किया जाता है, ओके। सो वाटर का ट्रीटमेंट, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना हो तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लीजिए। गोल्ड सिल्वर जो नोबल मेटल्स हैं उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले उस मेटल का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाता है साइनाइड के साथ में ट्रीटमेंट करके, फिर इस जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको जिंक के साथ ट्रीटमेंट करके कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका किसमें, जो मेटल्स हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ अब देखते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी हैं बहुत सारे। हेमोग्लोबिन है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स का आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सो नाउ फिफ्थ एप्लीकेशन इज बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन की बात करो तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे बॉडी में। क्लोरोफिल है, जैसे क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका, मैग्नीशियम का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज उसमें Mg+2 आयन होता है, ठीक है। उसके अलावा हेमोग्लोबिन आयरन का, हेमोग्लोबिन में इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, जनरली Fe2+ होता है। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन B12 is a coordination compound of कोबाल्ट, बताया ही था कि ये साइनो कोबाल अमाइन होता है, ठीक है। ये सब बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हो गए, ओके। उसके बाद में एज अ कैटलिस्ट भी यूज होता है। सो सिक्स्थ एप्लीकेशन इज एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। आगे हमने पीछे पढ़ा भी था जिगलर नाटा कैटलिस्ट, बहुत सारे टाइप के, ठीक है। जैसे
विल्किंसंस कैटालिस्ट। ये क्या है विल्किंसन कैटालिस्ट? एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। क्या होता है? फिनाइल होल थ्राइस PRHCl फिनाइल है, याद रखिएगा आप। ठीक है, यानी इसको ऐसे ले सकते हैं C6H5 का होल थ्राइस फॉस्फीन का होल थ्राइस RHCl। ये इस फॉर्मेट में भी लिखा था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वही जिगलर नाटा कैटालिस्ट था, वो भी यूज, जिगलर नाटा कैटालिस्ट भी यूज किया जाता है एज अ कैटालिस्ट हो गया। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें फिर आप यूज कर सकते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट का फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो एज ए कैटालिस्ट हो गया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेवेंथ एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम सुना होगा, सिल्वर गोल्ड ऐसे ऑर्नामेंट्स का लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, सो कहता है कि ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी ऊपर से आपको लेयर चढ़वाना हो। इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड, किसी मेटल पे सिल्वर का लेयर चढ़ाना हो या गोल्ड का लेयर चढ़ाना हो, उसके लिए भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, गोल्ड बाय यूजिंग solution of complex with silver or gold by using solution of complex। अभी ऊपर हमने देखा था दो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, जैसे AU साइनाइड का होल ट्वाइस गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता है। सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, यानी किसी मेटल पे सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो ये यूज करेंगे। लेकिन कैसे? इलेक्ट्रोलाइसिस करना ही पड़ेगा, एज अ इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है, एज इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कंटेनर है, ठीक है, इसमें डाल दिया होल ट्वाइस ये कंपाउंड, ठीक है, और इसमें आपका इलेक्ट्रोड जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है। मान लीजिए सिल्वर के ऊपर गोल्ड का लेयर चलाना था, सिल्वर का इलेक्ट्रोड बना दीजिए। जब करंट पास होगा तो सिल्वर का जो गोल्ड का लेयर होता है वो आपका धीरे 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 करके इसके ऊपर प्लेट हो जाता है। तो जो ऑर्नामेंट्स हो या आर्टिकल्स हो उसके ऊपर अगर गोल्ड का सिल्वर का लेयर चढ़ाना है तो क्या कीजिए, ये कॉम्प्लेक्स है साइनाइड का, उसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट बना दीजिए, उसमें करंट पास कीजिए तो ये जब डिसोसिएट होगा तो गोल्ड एक पे और साइनाइड एक पे इकट्ठा हो जाएगा। गोल्ड जिस पे इकट्ठा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ऊपर से गोल्ड का लेयर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इसके अलावा फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। चलिए क्या होता है, जो निगेटिव्स होते हैं फोटोग्राफी में, क्या होता है जो हम निगेटिव्स क्लिक करते हैं उस निगेटिव में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को रिमूव करने के लिए कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है, यानी उस फोटोग्राफी प्लेट को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिप करके उसको पहले साफ किया जाता है। ओके, सो जो पिक्चर को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। देखिए कैसे,
ठीक है, दैट इज 8th एप्लीकेशन इन फोटोग्राफी। ठीक है, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, जो फिल्म होते हैं उसको फिक्स किया जाता है, बी डेवलप्ड फिल्म, यानी जो आपने क्लिक किया है। डेवलप्ड फिल्म का मतलब हुआ जो इमेज डेवलप हुआ है। द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग, डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सॉल्यूशन। ये जो हाइपो सॉल्यूशन होता है ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बना होता है, विच डिसॉल्व करता क्या है कि जब फोटोग्राफी फिल्म को हाइपो सॉल्यूशन के साथ में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व दी अनडीकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड। कहने का मतलब क्या हुआ, जनरली जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है ना, जिसको रील बोलते हैं, पहले आता था अब तो डिजिटल आ गया, तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर होता है। ठीक है, तो जब आपने क्लिक किया तो मान लीजिए कि ये इमेज ऐसे आया। ठीक है, तो जब उसको डेवलप करते हैं तो रिमेनिंग जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, फोटोग्राफी प्लेट पे जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है हाइपो सॉल्यूशन के साथ में। तो क्या होता है, जब जो रिमेनिंग सिल्वर ब्रोमाइड है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, सो विच डिसॉल्व, जो निगेटिव तो यहाँ पे आ गया, बाकी जगह सिल्वर ब्रोमाइड अभी भी है, तो उसको रिमूव करने के लिए इसको हाइपो सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। फॉर्म विच डिसॉल्व एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है आपका सिल्वर H2O3। ठीक है, सिल्वर H2O3 2-3 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है उसमें इमेज तो आ गया, और जब उसको डेवलप करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड वाले, मान लीजिए कि आपने ये क्लिक किया इस पे और बाकी जगह सिल्वर ब्रोमाइड अभी भी है, तो किसी भी कारण से अगर स्पॉट हुआ या कुछ हुआ तो वहां पे भी इमेजेस बन जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, उस वाले पोर्शन को जिस पे इमेज नहीं आया उसको हटा लिया जाता है। तो वो होता है आपका बेसिक ग्राफ, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है निगेटिव पे। तो उस सिल्वर ब्रोमाइड को हाइपो सॉल्यूशन के साथ कर करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिए, तो आपका जो इमेज फिल्म है वो आपका रह जाएगा, बाकी पोर्शन जो है वो आपका रिमूव हो जाता है। तो फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करने के लिए भी सिल्वर ब्रोमाइड को रिमूव करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। बाकी हमने देख ही लिया कि मेडिकल फील्ड में उसका क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये था आपका एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, यानी कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। एप्लीकेशन से भी पूछते हैं, एमसीक्यू भी पूछते हैं। ऐसे थे, मुझे याद है कि जेडब्ल्यू क्वेश्चन में, जेडब्ल्यू एडिट में पूछा हुआ था कि विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो वो सिस्प्लैटिन था। सिस्प्लैटिन बायो वाले जो अगर देखें तो बायो में भी आता है कि सिस्प्लैटिन का यूज एंटी कैंसर ड्रग्स में यानी मेडिसिन में यूज किया जाता है सिस्प्लैटिन का। ओके, तो इस चैप्टर का हो गया द एंड, लेक्चर नंबर 9 में
ठीक है, जो बेसिकली एप्लीकेशन ही था और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। ओके, चलिए अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं।